मित्रों, धत दकियानूस नहीं हूँ। कहानी बहुत पहले लिखी थी, जो नमन प्रकाशन द्वारा साल 2016 में मेरे कहानी संग्रह प्रेम दंश में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी लम्ही में वर्ष 2010 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को पढ़कर साहित्य के अनेक पाठकों ने पत्र भी लिखे थे। लीजिए, पेश कर रहा हूं कहानी धत दकियानूस नहीं हूं। जब मुंशी जी अपने चैम्बर से बाहर निकले तो उनके कोट के पॉकेट रुपयों के भारी बंडलों के कारण लटक रहे थे। उनके इशारे पर ड्राइवर गाड़ी से निकलकर उनके पास आया। मुंशी जी ने उसके कान से अपना मुंह सटा दिया। बरखुरदार, जब तुम कार से बाहर आते हो तो खाली अटैची भी साथ लाया करो। ड्राइवर सॉरी कहते हुए फिर वापस कार में से अटैची निकालकर मुंशी जी के हाथों में थमा दिया। मुंशी जी ने एक कोने में खड़े खड़े नोटों के बंडलों को अटैची में जब्त कर उसे ड्राइवर को सौंप दिया। अंदर बैठकर अच्छी तरह गिन लेना, कुल 3 लाख हैं। मुंशी जी को जितना भरोसा अपने ड्राइवर पर है, उतना तो उन्हें अपनी बीवी पर भी नहीं है, वरना इतनी बड़ी रकम वह सीधे अपनी बीवी के बटुए में ही डालते या बैंक खाते में। वह निश्चिंत होकर वापस चैम्बर में आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। तभी अर्दली ने आकर उन्हें सलाम दागा। हुजूर, पंडित जी आए हैं। पंडित जी के आगमन की खबर सुनकर उनके चेहरे की झुर्रियां मुस्कुराने के अंदाज में सिमट गईं और उनके गालों पर कुल खाया पिया माल मलाई नजर आने लगा। उन्होंने झट फाइल बंद कर और गिलास के पानी की घूंट हलक से नीचे उतारकर जैसे ही किसी अपने आत्मीय जन से बतरस का मजा लेने का मूड बनाया, एक अजीबो गरीब ताजगी उनके व्यक्तित्व में घुलने लगी। गालों के उभार का रंग सुर्ख लाल हो गया और आंखों में बल्ब जल उठा। पंडित जी के आते ही उन्होंने उठकर उन्हें गले लगाया और उन्हें सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर उठकर एसी का टेम्परेचर डाउन करते हुए नौकर को गुहार लगाई। मियां मुसुद्दी, पंडित जी को मलाई मार के अदरक की निखालिस दूध वाली चाय पिलाओ। पंडित जी चाय की चुस्कियां लेने लगे। उन्हें मुसलमान के हाथ की बनी चाय पीने में अब कोई एतराज नहीं है। हाँ, उन्होंने पहली बार अपना एतराज जरूर दर्ज कराया था। मुंशी जी, मैं शांडिल्य ब्राह्मण हूँ, जबकि आप एक मुसलमान के हाथ की बनी चाय पिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और मेरा परलोक बिगाड़ रहे हैं। तब मुंशी जी ने फलसफाना अंदाज में जाति और धर्म के खिलाफ जो तर्क कुतर्क का बवंडर चलाया, उससे पंडित जी का सनातनी संस्कार धूल की माफिक उड़ गया। फिर उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मियां मुसुद्दी की चाय का तिरस्कार कर सके। उस वाकया के कोई हफ्ते भर बाद मुंशी जी ने मुसुद्दी मियां के खानदानी कद का लेखा जोखा फिर पेश किया। पंडित जी मुसुद्दी के पुरखे ठाकुर जमींदार थे। उनकी 800 गांवों की मनसबदारी थी, पर काल चक्र ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। औरंगजेब की सल्तनत में सियासी फायदा उठाने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, वरना तुम क्या, काशी के विश्वनाथ बाबा के मठाधिराज को भी उसके हाथ का पानी पीकर फख्र होता। आज इतने रईस खानदान का वारिस तुम जैसे फक्कड़ पंडित को चाय पिला रहा है तो तुम्हें गुरेज हो रहा है। मुंशी जी ठठा कर हंसने लगे। पंडित जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला उठी, लेकिन उनकी आंखों से उनका जातीय अहं अभी भी चटक रहा था। वे एकदम से मुंह बिचकाने लगे। यूँ तो सभी हिंदुस्तानी मुसलमान मूल रूप से हिंदू ही हैं,
लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि इन मांस भक्षियों के साथ हम खान पान जैसा संबंध बनाए। मुंशी जी बेतहाशा फट पड़े। देखो पंडित जी, मांस मछली तो हम लोग भी खाते हैं। चलो, हम तो ठहरे ठाकुर बिरादरी के, जिसका खान पान मांस मदिरा ही होता है। लेकिन मैंने तो 80% खांटी बाभनों को चिकन लेग चिचोड़ते देखा है। अपनी रसोई में तो प्याज लहसुन का छिलका भी दिख जाए तो तुम लोग तरह तरह के ढोंग पाखंड और फलाना ढमकाना करने लगते हो। लिहाजा हाई फाई स्टार होटलों में तुम्हें नॉन वेज डिश मंगाने में कोई हिचक नहीं होती। तुम्हारे भी कोई 80% रिश्तेदार मांसखोर ही होंगे, तो क्या तुम उनके यहाँ जाकर इसी तरह परहेज करते हो या उनसे अपनी रिश्तेदारी तोड़ देते हो? बेशक, पर हम सनातनी हिंदू गाय खोरों को अपना दुश्मन ही मानते हैं और मानते आएंगे। पंडित जी का मेहराया चेहरा थोड़ा सा तल्ख हो गया। देखो पंडित जी, इंग्लैंड अमेरिका जाकर ये सारे पाखंडी शांडिल्य क्या खाते होंगे, या तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा? तुम्हारे दोनों बेटे भी तो विदेश में हैं। अरे, बड़के ने तो ईसाइन से ब्याह तक रचा डाला है। उसके इंडिया आने पर तुम उसकी कितनी खातिरदारी करते हो, यह बात मुझसे नहीं छिपी है। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या तुम उसकी थाली में फ्राई फिश और मटन कबाब नहीं परोसते होगे? मुंशी जी बोले। पंडित जी ने प्रतिक्रिया की, लेकिन मुंशी जी, कुछ भी हो, गौ मांस भक्षण करके तो हर हिंदू आज भी तिरस्कृत होता है। पंडित जी ने बड़े गुमान से अपने माथे पर हाथ फेरा। मुंशी जी पीकदान में तांबूल रस उड़ेलते हुए ताव खाने लगे। पंडित जी, हर मुसलमान गायखोर नहीं होता। मैं बताऊं, बहुतेरे मुसलमान तो प्याज लहसुन से भी परहेज करते हैं। तुम कश्मीरी मुसलमानों का ही मिसाल ले लो। वहाँ के 90% मुसलमान ब्राह्मण कन्वर्टेड हैं। अभी भी वहाँ ऐसे मुसलमानों की तादाद काफ़ी है जो सुबह उठकर एक दूसरे का स्वागत राम राम करके ही करते हैं। उनके यहाँ आज भी मांस भक्षण नहीं होता। मुंशी जी के मुंह में पान का लबार फिर भर गया। उन्होंने हाथ उठाकर पंडित जी को बोलने से रोकते हुए और पीकदान को दोबारा कृतार्थ करते हुए अपनी बात जारी रखी। सुनो पंडित जी, मांसखोरी अब फैशन में शुमार होने लगा है। जो लोग इससे नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें उज्जट और देहाती समझा जाता है, और ऐसे लोग हैं कितने। दावतों और महफिलों में तो पूजा पाठ कराने वाले पंडितों को मैंने चुपके से मीट मछली उड़ाते हुए देखा है। उस दिन पंडित जी ने घुटने टेक दिए। मुंशी जी से मन मुटाव पैदा करने की कुव्वत उनमें कहाँ थी? आखिर वे ही तो उनके सारे मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, चाहे पंचायत की जमीन कब्जाने वाला मुकदमा हो या अपनी साली की आबरू पर हाथ डालने का लफड़ा, वेलफेयर सोसाइटी के फंड से घोटाला करने का केस हो या सड़क निर्माण के ठेके में ग्राम पंचायत को चूना लगाने का जग जाहिर मामला। पंडित जी तो चारों ओर से घनघोर घिरे हुए हैं। अगर मुंशी जी के हाथ में पंडित जी की डगमगाती नाव का पतवार नहीं होता तो वे कभी के डूब चुके होते। सो उन्होंने अपनी नैया के खेवनहार की सारी बात पर लंबी खामोशी का बर्फीला पानी उड़ेल दिया और ठंडी चाय की चुस्की ऐसे सुलग सुलग कर लेने लगे जैसे कि अब तक उन्होंने ऐसी जायकेदार चाय कभी पी ही न हो जिसमें मियाँ मुसुद्दी ने बेशक अमृत घोल रखा है। पंडित जी को मुंशी जी की काबिलियत पर बेहद भरोसा है। उन्हें कोई बड़ा कांड करने में कोई हिचक नहीं होती और मुंशी जी को उनका केस हैंडल करने में तनिक झिझक नहीं होती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुंशी जी की वकालत जमाने में उन्होंने एड़ी चोटी के जतन जुगत भिड़ाए हैं। उन्होंने ही उन्हें सफलता के सारे नुस्खे बताए हैं कि इस पेशे में मुवक्किलों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव उनकी तरक्की में ग्रहण लगा सकता है।
इसलिए मुंशी जी ने अपने चैम्बर की दीवारों पर सभी धर्मों की बाकायदा महंगे फ्रेमों में सजी तस्वीरें लगा रखी हैं। अपनी रिवॉल्विंग चेयर के ठीक पीछे गणपति बप्पा की भव्य तस्वीर लटका रखी है। उसके बाईं ओर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की और दाईं ओर पाक मदीने की मस्जिद की तस्वीरें समानांतर में लगी हुई हैं। सामने मेज पर क्रूस पर लटकते हुए ईसा मसीह की संगमरमरी मूरत और उसी से आसन्न न्याय की प्रतीक, आंखों पर पट्टी बंधी तराजू लिए स्त्री की बेहद मनमोहक भाव भंगिमा वाली चांदी की कीमती स्टैचू। भले ही पंडित जी ने मियां मसुद्दी की चाय पर एतराज फरमाया हो, यह उन्हीं के अचूक मशवरे का बेहद असरकारी नतीजा है कि भारत के संविधान दूसरे देशों के संविधानों और वकालत की उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी वाली मोटी मोटी पुस्तकों के बीच सुनहरे जिल्दों में कुरान शरीफ, गीता, ज़ेंद अवेस्ता, रामायण, तालमुद, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल और अथर्ववेद जैसे महान ग्रंथ रंगीन मखमली आसन पर बड़े सलीके करीने से विराजमान किए गए हैं। ये सारे मुंशी जी की प्रकांड विद्वता पर मुहर लगाते हैं। मुंशी जी और पंडित जी गाढ़े समय में एक दूसरे पर मर मिटने वाले ऐसे मिसालिया दोस्त हैं कि उन्हें एक दूसरे की परछाई कहना बेजा न होगा। अगर मुंशी जी की वकालत पंडित जी के बदौलत चमकी है तो पंडित जी के गोरख धंधे को इज्जतदार जामा पहनाने में मुंशी जी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। बहरहाल वकालत के पेशे में मुंशी जी को खानदानी तजुर्बा है। उनके वालिद अंग्रेजों के ज़माने के जाने माने वकील थे और उनके वालिद के वालिद यानी नरेंद्र प्रताप बेशक एक बड़े मुख्तार थे। उस दौर में हिंदुस्तान में जबकि मुग़ल सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत साथ साथ चल रहे थे, बड़े मुख्तार साहब की अपनी मुकदमेबाजी की हुनर के चलते अंग्रेज़ों की नई नई रियासतों में बरतानी सरकार की तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी के दीवानों के खिलाफ पैरवी करने में बड़ी दिलचस्पी हासिल थी। उनकी पैरवी ज़बरदस्त हो या कमज़ोर, जीत उन्हीं की होती थी, क्योंकि अंग्रेजों को जो अपना साम्राज्य विस्तार करना होता था। बड़े मुख्तार साहब बड़े फायदे में थे। अंग्रेज अफसरों ने शहर के एक अहम हिस्से में उन्हें 500 गज में बनी बड़ी आलीशान कोठी मुहैया कराने के साथ साथ माली, फराश और घरेलू नौकर चाकर भी उनकी खिदमत में तैनात कर रखे थे। कुल मिलाकर उनका रुतबा बरतानिया से आए किसी आला अफसर से कम न था। कचहरी में उनके चैम्बर में जो बाबू तैनात था, उसने उन्हें दफ्तर के झंझटों से निजात दे रखा था। वह सारे जरूरी कागजात लेकर रोज शाम को कोठी में हाजिरी लगाता था और उनसे ज़रूरी दस्तखत, डिक्टेशन और हिदायतें लेकर अगली सुबह कचहरी स्थित उनके चैम्बर में दूसरे दिन के काम में लग जाता था। इस तरह बड़े मुख्तार साहब नियत दिनों को ही, यानी जब किसी मुकदमे की पैरवी करनी होती थी या जब कोई बड़ा अंग्रेज अफसर उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता था, तो वे कोर्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे, और वह भी मोटर गाड़ी से, जिसके खर्चे का बंदोबस्त भी अंग्रेज किया करते थे। पर इसे क्या कहा जाए, ऊपर वाले की मर्जी या किस्मत का बदा कि बड़े मुख्तार साहब के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। लिहाजा उनकी अकाल मौत के बाद अंग्रेजों की खिदमत करने की जिम्मेदारी उनके सुपुत्र के कंधों पर आ गई, जो अभी अभी विलायत से वकालत पढ़कर हिंदुस्तान वापस आए थे। यूँ तो उनकी मंशा बरतानिया में ही प्रैक्टिस करने की थी, लेकिन वे अपने वालिद के काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए मजबूरन ही सही, बड़े मुख्तार साहब के लायक बेटे वकील साहब अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उन सभी ऐशो आराम के ताउम्र हकदार बने रहे जो उनके वालिद को मुहैया थी।
बहरहाल जिस मनहूस घड़ी में आज़ादी का ऐलान हुआ, उसने बड़े मुख्तार साहब के खानदानी ऐश पर फफूंद उगा दिए। वकील साहब को आज़ादी के ऐलान का जो सदमा लगा, उसके चलते वे बेड पर पड़े तो उठ न सके। कोई 12 साल तक वे रुगड़ घिसकते रहे। अव्वल बात ये थी कि इस दरमियान उनकी तीमारदारी उनके पुत्र मुंशी जी ने ही की, जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ ताउम्र बगावत का झंडा गाड़ रखा था। आखिरकार 80 शेर से छटाक भर रह गए वकील साहब ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले मुंशी जी को बुलाकर कुछ गुरुमंत्र दिए। मायसन, इन जाहिल और कमबख्त हिंदुस्तानियों की खिदमत करना हमारे खानदानी उसूलों के खिलाफ रहा है। हमारी डायरी में कुछ रहम दिल अंग्रेज अफसरों के नाम पते हैं। तुमसे गुजारिश है कि तुम अपना गुरूर छोड़कर उनसे संपर्क करना, मदद की दरख्वास्त करना। अगर उनसे मदद मिलती है तो सीधे विलायत जा बसना। मुंशी जी को अपने वालिद के मशवरे से बदहज़मी हो गई। जहाँ तक उनका अपने वालिद से बाप बेटे जैसा ताल्लुकात का संबंध रहा है, वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। उन्हें फरमान मिला था कि वे विलायत जाकर तालीम हासिल करें, लेकिन वे तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आवारगी ही करते रहे। उन्हें शादी करके घर बसाने का सबक दिया गया तो वे किसी बिस्मिल्ल का कोई सरफरोशी की तमन्ना वाला जुमला सुनाकर सिर पर बंधे कफन की ओर इशारा कर देते। उन्हें बार बार सख्त हिदायत दी गई कि वे अपना दोस्ताना सिर्फ अंग्रेज लौंडों से निभाएं। पर जब भी वे सैर सपाटे से 2-3 दिनों बाद चंद घंटों के लिए घर में नजर आते तो उनकी गलबहियां में कुछ मुसलमान या सिख नौजवान होते। उस वक्त वकील साहब का मुंह गुस्से से फूल कर कुप्पा हो जाता। बेशक इतना बेकहन कपूत उनके रईस खानदान में पिछले 7 पुश्तों से पैदा नहीं हुआ था। मुंशी जी की आवारगी की लत आज़ादी के बाद भी नहीं छूटी, लेकिन उन्होंने एक काम अपने वालिद के कहे मुताबिक किया। कोई 40 साल की उम्र में उन्होंने शादी का फैसला किया, बाकायदा अपने पिता की आदमकद तस्वीर के सामने संकल्प लेते हुए। बाबूजी, आप हमेशा हमारी कौम के खिलाफ फिरंगी हुकूमत की तरफदारी करते रहे। यही बात मुझ पर बेजा गुजरती थी। दरअसल मुझे अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत रही है और इसलिए हमारा आपसे और दादाजी से 36 का आंकड़ा रहा है। हमें इस बात का पूरा इल्म है कि हमारी खुदगर्जी के चलते आपकी रूह आज भी बेचैन होगी। आपकी इसी बेचैनी को दूर करने के लिए आपके मन मुताबिक मैं शादी करने जा रहा हूँ। उनके फैसले से वकील साहब की आत्मा को कितना सुकून मिला होगा, इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जा सकता। लेकिन चूंकि मुंशी जी ने 42 साल की एक विधवा से इश्क फरमाया था, इसलिए उनके बाबूजी की रूह को सुकून के बजाय बेकरारी ही हुई होगी। शादी के बाद मुंशी जी की जिंदगी में बदलाव का खुशनुमा बयार बहने लगा। उन्हें उस उम्र में 2-2 सुपुत्र पैदा हुए। उनके लड़कपन के बारे में सुनकर तो पत्थर को भी रोना आ जाता है, जबकि उनके स्वर्गीय पिता उन्हें उस वक्त भी दिल पर नश्तर चलाने वाली नसीहतें देने से बाज नहीं आते थे, जबकि उनके पेट में एक भी दाने का जुगाड़ नहीं रहता था। उनके बदन को ढकने के लिए चिथड़े भी नहीं होते थे और पैरों में डालने को एक जोड़ी चमरौधा चप्पल भी नहीं। कुल मिलाकर उनकी हालत वकील साहब के नौकर चाकरों से भी बदतर थी, लेकिन वे इसी हालत में आज़ादी के दीवानों की टोली में बड़ी तबीयत से शरीक हो जाते थे। किसी गांधी, किसी नेताजी या किसी पटेल की आवाज़ पर। लेकिन उन पर मोहल्ले के एक रईस की रहमदिल नज़र भी थी। नाम था सेठ रज्जुमल। उस रईस ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे रखा था और गद्दी में बैठकर मुंशीगिरी करने की मामूली आमदनी की नौकरी भी। यहीं से उन्हें मुंशी जी का तगमा मिला, वरना मुख्तार साहब अर्थात महेंद्र प्रताप को मुंशी जी पुकारना उनके भारी भरकम खानदान पर
कीचड़ उछालने जैसा था। मातृभूमि की कसम खाकर फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की बदतमीजी उनके जहन में तब समाई जबकि ये मिडिल पास कर चुके थे। जब वे पहली बार इंकलाबियों की जमात में शामिल हुए थे, उनकी उम्र रही होगी कोई 14 साल की। उन्होंने देखा कि इंकलाबियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई थीं और उन्हें फिरंगी जूतों से रौंदा गया था। पर उन्हें यानी महेंद्र प्रताप को इंकलाबियों के झुंड में देखते हुए कोतवाल आगस्टिन चीख उठा, अरे ये तो वकील साहब का छोकरा है। वकील साहब के बेटे को सुरक्षित वापस सौंपते हुए कोतवाल ने फरमाया, वकील साहब अपने बेटे पर लगाम कसिए वरना उसकी कमसिन उम्र गोलियों की खुराक बन जाएगी। वकील साहब के पैरों तले जमीन खिसकती सी नजर आई। उन्होंने पहली बार अपने बेटे के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा चढ़ा, हम तुम्हें अपनी जागीर जायदाद से बेदखल कर देंगे। खबरदार, अगर तुम्हारे कदम उजड़ हिंदुस्तानियों की पंगत में बढ़े तो हम तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। वकील साहब को क्या मालूम था कि उनका तमाचा उनके और उनके बेटे के बीच एक ऐसा दरार बना देगा जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। सो महेंद्र प्रताप मुंशी जी के नाम से मकबूल होने तक अपने पिता से ताउम्र बगावत करते रहे। बहरहाल, अगर यह कहा जाए कि उन्हें अपने पिता से प्यार नहीं था तो यह बात 16 आने सच नहीं है। अपने पिता की मौत पर वे फूट फूट कर रोए थे और जब चिता पर सवार उनकी लाश को मुखाग्नि दे रहे थे तो वे पागलों की भांति चीखने चिल्लाने लगे थे। दर वक्त अगर भीड़ के असंख्य हाथ उन्हें थाम न लिए होते तो वे अपनी पिता की जलती चिता में छलांग लगाकर लगभग मौत को गले लगा ही चुके थे। आज मुंशी जी के बारे में लोग बाग इस घटना पर बदकही करते हुए सुने जाते हैं। बेशक इसी कारण घर बाहर मुंशी जी को बड़ी इज्जत और तरजीह दी जाती है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि उनकी राष्ट्रभक्ति के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। लोग यह भी जानते हैं कि उनके सिवाय उनके बाप दादा बेहद अंग्रेज भक्त थे और हिंदुस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे। उनके पिता सुरेंद्र प्रताप उनकी राष्ट्रभक्ति पर यहाँ तक ताने कसा करते थे कि हो न हो उनकी माँ ने किसी गांधी या नेहरू के साथ, तभी तो उन्हें इतना नालायक बेटा पैदा हुआ। खैर, वह जमाना था जबकि औरतें कोट सिए रहती थीं और पति के हर तरह के लांछन को सहने का दमखम रखती थीं। मुंशी जी अपने पिता के, अपनी साध्वी माता के खिलाफ जुल्मों पर एकदम बौखला उठते थे। लिहाजा उन्होंने कभी अपने पिता के खिलाफ कोई नागवार हरकत या प्रतिक्रिया नहीं की थी। हाँ, दोनों के बीच जो कोल्ड वार छिड़ा उसने कभी थमने का नाम नहीं लिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के कोई 7 साल पहले सुरेंद्र प्रताप उर्फ वकील साहब ने यह तय कर रखा था कि वे अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपनी नालायक औलाद के बजाय फिरंगी सरकार के सुपुर्द कर देंगे। इसी कारण उन्होंने वसीयत का पन्ना कोरा रखा था और जब उनका अचानक इंतकाल हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार ने उनकी अकूत संपत्ति की जब्ती का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में मुंशी जी के नाम तो बस फुटपाथ रह गई थी। मुंशी जी बेघर तो हो गए, लेकिन उनकी बहस पैरवी करने की महारत पुश्तैनी थी, जिससे उनका वास्तविक संरक्षक सेठ रज्जूमल भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, जो उनके पिता की मौत के बाद भी जिंदा रहे। सेठ जी ने ही उन्हें सलाह दी थी, महेंद्र, मेरी जान पहचान के एक प्रिंसिपल साहब अपने कॉलेज में मुख्तारी का कोर्स चलाते हैं। अगर तुम यह कोर्स पास कर लो तो जिला कोर्ट में तुम वकालत का पेशा शुरू कर सकते हो। मेरी जिला कोर्ट में भी पैठ है, मैं तुम्हें वहाँ जगह दिला दूंगा। वैसे भी कोर्ट में तुम्हारे पुरखों की बड़ी साख है। उस जमाने में हाई स्कूल पास तो विरले ही मिलते थे।
सो मिडिल पास को मुख्तारी के कोर्स में एडमिशन में कोई ख़ास इतराज नहीं था। इसका फ़ायदा मुंशी जी को भी मिला और वह साल गुजरते गुजरते मुख्तार साहब बन गए। उन्हें सदर कोर्ट में वकील की हैसियत से रजिस्टर्ड भी कर लिया गया। बहरहाल वे कोर्ट में भी मुंशी जी के नाम से ही विख्यात हैं। उम्र 75 की है, लेकिन मुकदमेबाजी का जज्बा उनमें पूरी रवानगी पर है। उन्होंने सफलता के कई मंजर देखे हैं और कानूनी दांव पेंचों और तिकड़मों ने उन्हें यही सबक सिखाया है कि बदलते ज़माने के हिसाब से अपना रंग बदलना कोई नामुराद हरकत नहीं है। वे अपने मुवक्किलों से खुलेआम ऐलान करते हैं, हमें दकियानूस बने रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बदलते ज़माने के हिसाब से खुद को बदलने में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। इसलिए जब हिंदुस्तान गुलाम था, मुंशी जी उस समय भी आवाम का फ़ायदा ही देखते हुए आज़ादी के जंग में भागीदारी किया करते थे। और आज जबकि मुल्क में हर कोई अपना उल्लू सीधा करने पर तुला हुआ है, इस चलन से भी वह परहेज नहीं करते। फ़र्क बस इतना है कि ग़ुलामी के दौर में उन्होंने आवाम का फ़ायदा चाहा, जबकि आज वह अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कहीं न कहीं उनमें अपने पुरखों की नस्ल का तासीर साफ नज़र आता है, वरना वह पहले की तरह सीधी चाल चलने से कतई बाज नहीं आते। बिला शक आज की तारीख में सेठ रज्जुमल जिंदा होते तो वह उन्हें कैसी नसीहतें देते, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि सेठ जी तो इनकी वतन परस्ती पर ही फिदा होकर इनकी तहे दिल से मदद किया करते थे। जहाँ तक वकालत के पेशे का वास्ता है, मुंशी जी अपने कुछ एक चहेते दोस्तों को छोड़कर सभी मुवक्किलों के साथ बराबरी का सलूक करते हैं, चाहे लेन देन का मामला हो या राय मशविरा देने का। सीधे मुंह वो तब तक बात करना अपनी औकात के खिलाफ समझते हैं जब तक कि मियाँ मुसुद्दी के मार्फत नया मुर्गा आते ही पहले से तय फीस से उनकी मुट्ठी गर्म न कर दे। गत 3-4 सालों से उनकी जिला मेयर नसीब खान के साथ खूब छनने लगी है। मुंशी जी ने उनके कई मुकदमों में बेहद दिलचस्पी दिखाते हुए उन्हें फतह पर फतह दिलाई है और मेयर साहब ने उनके एहसानों को चुकाने के लिए उनकी नज़दीकियां MP खनेजा साहब से बनाकर उनकी किस्मत में 4 चांद लगा दिए हैं। जिस मुकदमे की वे निर्णायक पैरवी कर रहे होते हैं, खनेजा साहब सीधे जज को फ़ोन मिलाते हैं, मुंशी जी के फला फला केस के पक्ष में ही तुम्हें फैसला देना होगा, वरना तुम्हारा तबादला किसी अंटापुर में कराकर तुम्हें सारी ऐशो आराम का मोहताज बना दिया जाएगा। इस तरह उनके मुवक्किलों की शर्तिया जीत से सफलता उनके कदम चूम रही है। सो गुलामी के दिनों में उनके पुरखे जो रबड़ी मलाई उड़ा रहे थे, वही आज़ादी के इस खुशनुमा माहौल में मुंशी जी उड़ा रहे हैं। अब उनमें पुराने मुंशी जी को तलाशना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वह कुछ ऐसे बदल गए हैं कि उनके बारे में लोग बाग तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं कि उनकी आज़ादी की लड़ाई के सारे किस्से मनगढ़ंत हैं। वह तो वही करेंगे जो उनके पुरखे करते आए हैं, यानी अंग्रेज़ों की मुखबिरी और उनकी कारिस्तानियों की तारीफ और अपने देशवासियों के पीठ में छुरा भोंकना। उन्होंने तिकड़मी चाल बेशक अंग्रेज़ों से सीखी है। जवानी के दिनों में तो वह देशभक्त बनने की नौटंकी ही खेला करते थे। वे दरिद्र हिंदुस्तानियों का शोषण उसी प्रकार कर रहे हैं जिस तरह अंग्रेज किया करते थे। वे अगर सचमुच वतन परस्त होते तो अपने बेटों को तालीम दिलाने के बहाने इंग्लैंड नहीं भेजते। अब तो वे भी मुस्तकिल तौर पर विदेश में बसने की योजना पर गंभीरता से अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बेटे ने स्विट्जरलैंड की नागरिकता ले रखी है और छोटे साहबजादे ने अमेरिका की। छोटे ने कैलिफोर्निया में अच्छी खासी मिल्कियत भी बना रखी है, जबकि बड़े का स्विट्जरलैंड में भारी भरकम बैंक बैलेंस है, वगैरह वगैरह। मुंशी जी पंडित जी से कुछ इस तरह फरमाते हैं, यार इस जाहिल मुल्क में क्या रखा है,
तुम तो पहले से ही कई मुकदमों में फंसे हो। मेरी राय मानो, तुमने गाहे बगाहे जो जमीन जायदाद बटोर रखी है उसे औने पौने दाम में बेचोगे भी तो कम से कम 4-5 करोड़ मिल ही जाएंगे, वरना मेरे विदेश में बस जाने के बाद तुम्हारी गैर कानूनी संपत्ति पर ग्रहण भी लग सकता है। मतलब ये है कि मेरे जोरदार पैरवियों की बदौलत ही तुम और तुम्हारी मिल्कियत महफूज है। उन सब से तुम आनन फानन में हाथ धो बैठ सकते हो और जेल की चक्की भी पीसनी पड़ सकती है। ऐसा करो कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों को स्विट्जरलैंड की नागरिकता दिलाने के लिए सौर्व सिफारिश भिड़ाता हूँ। अपने लाडले को अभी फ़ोन मिलाता हूँ। मैं सियासी तिकड़म भी लगा सकता हूँ। आखिर नसीब खान कब और किस काम आएंगे? प्रेसिडेंट और पीएम तक से अपना टांका भिड़ा हुआ है। बस तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत है। स्विट्जरलैंड की खुशनुमा वादियों में हम सब मिलकर खूब मौज उड़ाएंगे, खूब ऐश करेंगे। ताज़ा खबर यह है कि मुंशी जी ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दी है और बैंक की सारी रकम भी स्विट्जरलैंड के बैंक में ट्रांसफ़र करा दी है। परसों उनकी फ़्लाइट है, जबकि पंडित जी का और उनके परिवार वालों का वीज़ा और पासपोर्ट बस 2-4 दिनों में ही तैयार होने वाला है। आज सुबह उन्हें मुंशी जी की गलबैया में देखा गया है। कह रहे थे, तू चल मैं आता हूँ। दोनों को यूं अट्टहास करते हुए पहले कभी नहीं देखा गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें यह देश काट खाने को दौड़ रहा है और वे इसे तत्काल गुड बाय करने को बेताब है। अब जाकर मुंशी जी के वालिद की रूह को सुकून भी मिलने वाला है। बेशक परसों जैसे ही मुंशी जी अपनी बेगम के साथ स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरेंगे, वैसे ही उनके वालिद की बेचैन रूह भी जन्नत में तशरीफ़ ले जाएगी। वह भी जाहिल हिंदुस्तानियों की सोहबत से उकता चुकी थी, क्योंकि उसे अपनी मौत के बाद भी जो यहाँ रहना पड़ रहा था अपने बेटे के हृदय परिवर्तन के लिए। मित्रों, इस दिलचस्प कहानी के संबंध में आपकी राय क्या है? अपना कमेंट, अपनी टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।